जी ठीक है, वो डाल दूंगा। न तो कर दिया ही ना। किस प्रकार से कुंडली में जो है चंद्राधि योग बनते हैं, लग्नाधि योग बनते हैं, इस विषय में चर्चा करेंगे। तो कल हमने जाने थे तो किस प्रकार से कौन कौन से योग होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। आज हम सबसे पहले चंद्राधि योग के बारे में, कैसे किस प्रकार से चंद्राधि योग बनते हैं कुंडली में। सभी को सुनाई दे रहा है बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं? चकाचक सुन रहा है। सुनाई दे रहा है स्पष्ट? जी गुरुदेव जी। तो कुंडली में क्या क्या होता है कि चंद्राधि योग और लग्नाधि योग, ये कुंडली में भी अगर बनते हैं तो श्रेष्ठ फल देते हैं। कहते हैं कि चंद्रमा जहां बैठा हो, जिस राशि पर बैठा हो, चंद्र भाव, अष्टम भाव, उन तीनों भावों में अगर शुभ ग्रह बैठे हो तो चंद्राधि योग होता है। गुरुदेव आवाज मेरी आती और स्क्रीन में नहीं दिखाई दे रही। रुकिए, नेट स्लो हो गया है, कोई बात नहीं, मैं दूसरे मोबाइल से माइक ऑन कर रहा हूँ। अर्थात आप ये समझ, किसी का भी आप कुंडली देखते हैं तो वो कुंडली से अगर चंद्रमा से षष्टम भाव में, सप्तम भाव में और अष्टम भाव में शुभ ग्रह बैठे हो, तो शुभ ग्रह कौन कौन से हैं हमने जाना था। गुरु शुक्र, ये दोनों शुभ ग्रह है। बुध अगर शुभ ग्रहों के साथ बैठता है तो शुभ ग्रह, पाप ग्रहों के साथ बैठता है तो पाप ग्रह, और पूर्ण कला युक्त चंद्रमा। तो यहाँ हम देखते हैं ये कुंडली में चंद्रमा देखिए नवम भाव में बैठा है, चंद्रमा से षष्टम भाव, 1 2 3 4 5 6, षष्टम भाव में शुभ ग्रह गुरु बैठा है, सप्तम में शुक्र बैठा है, अष्टम में बुध बैठा है। तो कभी भी कुंडली में चंद्रमा से षष्ठ, सप्तम और अष्टम भाव में शुभ ग्रह बैठे हो तो आपको चंद्राधि योग बनता है। ठीक है, तो चंद्राधि योग होने से क्या होता है, मन को बल मिलता है। तो ऐसे होते हैं, तो इसका फल बताते हैं। तो कहते हैं यदि चंद्रमा से छठे, सातवें, अष्टम भाव में शुभ ग्रह हो तो अधियोग या चंद्राधि योग होते हैं। इससे व्यक्ति को क्या होता है, योग में सेनापति, राजमंत्री तथा राजा का जन्म होता है। इनमें जन्म लेने वाला संपत्ति, सौख्य, वैभव युक्त, शत्रु रहित, रोग रहित एवं भय रहित होता है। अर्थात व्यक्ति को मानसिक अत्यंत बल मिल जाता है, तो व्यक्ति लीडरशिप करने वाला होता है, समाज में प्रतिष्ठा पाने वाला होता है, सरकार की तरफ से पुरस्कृत होने वाला, इस प्रकार का योग बनता है। ठीक है, चंद्राधि योग समझ में आ गया। अब लग्नाधि योग मैं श्लोक के माध्यम से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तुरंत समझ में आ जाए। गुरुदेव ये बताइए, चंद्रमा अगर लगन में बैठा हो तो षष्टम अष्टम में अगर जो भाव है ये तो वैसे खराब माने जाते हैं, अगर इनमें भी ग्रह बैठे हो तो भी ये बनेगा। तो दरअसल क्या होता है कि हर चीज जो होता है ना, उसका उपयोग से मतलब होता है, समझ रहे हैं। एक ग्रह बैठने से योग का निर्माण नहीं होता है, समझ रहे हैं बात। चाहे किसी भी भाव में ऐसा स्थिति बन रहा हो, ये अगर आपका शुभ भावों में बैठता है, शुभ भावों में बनता है तो उसका अधिक श्रेष्ठ होता है। किसी भी भाव में बनता है तो उसमें श्रेष्ठ और न्यूनतम में फर्क होता है। लेकिन आपका षष्टम में, सप्तम में, अष्टम में तो भी योग कारक होगा। तीनों स्थानों में ग्रह होने चाहिए गुरुदेव, छठवें, सातवें और आठवें में शुभ ग्रह। नहीं कि चंद्रमा से छठे भाव में नहीं, सातवें, आठवें मात्र हो, नहीं। अब इसमें एक और कंडीशन है, अगर ये जो भाव में चंद्रमा से छठे, सातवें, आठवें भाव में ग्रह बैठे हो, अब इन शुभ ग्रहों को पाप ग्रहों की दृष्टि न पड़े, युति न हो तो सर्वश्रेष्ठ है। अगर दृष्टि भी हो तो उसमें फल में कमी आएगी। ठीक है, जी गुरुदेव जी। इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि कोई ग्रह उच्च नीच का तो नहीं हो रहा, कोई मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा, कोई अस्त तो नहीं है गुरुदेव। इसमें देखिए श्रेष्ठ फल क्या होगा, जब उच्च के होंगे, ऐसा योग बन रहा हो और ग्रह उच्च के हो तो श्रेष्ठ फल कहेंगे।
मूल त्रिकोण में होंगे तो थोड़ा कम होगा, स्वराशि में होगा थोड़ा कम होगा, मित्र राशि में कम होगा, शत्रु राशि में कम होगा, उसी के अनुसार बलाबल होगा। अब चंद्रमा वृष राशि में बैठ करके योग बना रहा है तो और ज्यादा श्रेष्ठ होगा, वृश्चिक राशि में बना रहा तो कम श्रेष्ठ होगा। हाँ बीच का हो जाएगा। वो देखिए, अब एक एक विषय देकर के उदाहरण में पढ़ाया ना तो गंभीर हो जाएगा समस्या, समझ रहे हैं बात को? जी गुरुदेव, समस्या गंभीर मत करो। हाँ, ये आप देखिए, एक को घुमाते रहेंगे बोर हो जाएंगे। अगर चंद्रमा देखिए हर राशि में बनेगा, मेष वृष मिथुन सिंह कन्या तुला, ऐसे 12 राशियों में बनेगा, तो 12 राशियों के योग में चर्चा करेंगे तो मामला वो चीज हो जाए। सीधी सी बात, आप कैलकुलेशन बैठा लीजिए, उच्च का होकर के बैठा हो, मूल त्रिकोण का स्वराशि का होकर के बैठा हो तो अच्छा परिणाम देगा, नीच का होकर के बैठा हो, शत्रु राशि में बैठा हो तो योग तो बनेंगे, उनका रिजल्ट में कमी होगी। इतना ही आप समझ लीजिए बस, उस आकलन से आप फल कथन का कह लीजिएगा। शुभ ग्रहों का युति हो, शुभ ग्रह का दृष्टि हो तो अच्छी बात है, ठीक है। और इसमें जो है पाप ग्रहों का युति और दृष्टि ना हो तो सर्वश्रेष्ठ है। शुभ भावों में बनेगा, केंद्र त्रिकोण में बनेगा तो अच्छा और रिजल्ट देगा, अशुभ भावों में बनेगा तो थोड़ा कम रिजल्ट होगा। अब उसी प्रकार से लग्नाधि योग कहते हैं, ये भी श्रेष्ठ योगों में से एक आता है। अर्थात ये लग्न से षष्टम सप्तम और अष्टम भाव में शुभ ग्रह बैठे हो, तो यहाँ तो 4 ग्रह मिलेंगे, उसमें तो 3 ग्रह ही मिलेंगे चंद्रादि योग में। तो इसमें 4 शुभ ग्रह आपका बुध गुरु चंद्र गुरु है, लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या है, चतुर्थ भाव जो है इसमें पाप ग्रह नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब ये कह दिया है कि लग्न से षष्टम सप्तम अष्टम स्थान में शुभ ग्रह हो, उन्हें पाप ग्रह न देखते हो, पाप ग्रहों का युति न हो, पाप ग्रहों का दृष्टि न हो, और चतुर्थ स्थान जो चतुर्थ भाव में वो पाप ग्रह रहित हो तो लग्नाधि योग बनते हैं। अगर पाप ग्रहों का युति हो, दृष्टि हो तो फल में कमी आएगी। एक तो ऐसा नहीं होगा कि आपका जैसा बोला गया है ऐसा 100% बहुत कम ही कोई, तो उसके लिए आपको फल कथन कहने के लिए आकलन लगाइएगा। शुभ ग्रहों का चतुर्थ भाव खाली हो, पहला तो ये कंडीशन होना चाहिए। म्यूट कर ले गोलू झा जी, इनका म्यूट नहीं है, शीघ्र म्यूट कर लें। तो ये लग्नाधि योग भी इसी प्रकार है कि लग्न से षष्ठ सप्तम अष्टम भाव में शुभ ग्रह हो, चतुर्थ भाव पाप ग्रहों से रहित हो, और इन ग्रहों के ऊपर अगर पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगा तो श्रेष्ठ फल जानना चाहिए, अगर दृष्टि युति होगा तो फल में कमी आएगी। उच्च का होगा, मूल त्रिकोण स्वराशि का और मित्र राशि में बनेगा तो श्रेष्ठ ही परिणाम जानिए, शत्रु राशि इत्यादियों में बनेगा तो उसका कम परिणाम होंगे। इसमें अंश का भी महत्व होता है, 0 से 6 अंश या 24 अंश से लेकर के 30 अंश होंगे तो लग्न निर्बल हो जाएगा, बलवान नहीं माना जाएगा। उसी प्रकार चंद्रमा भी अगर 0 से 6 अंश 24 से 30 अंश, चंद्रमा को बस वृष राशि में मात्र छूट मिलेगा, 0 से 3 अंश तक परम उच्च का होता है, बाकी राशियों में 0 से 6 अंश तक जो है वो पावरफुल नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसको भी जरूर लगाइएगा। गुरु जी देखिए, एक पाप ग्रह है और एक पुण्य ग्रह है जो है, तो उसका जो योग बनेगा वो दुग्रह योग बनेगा, 2 ग्रहों का योग बनेगा, तो उसका जो फलादेश होगा कैसे होगा तब? हम जैसे यहाँ पर जो लिखा है चंद्रमा गुरु, जैसे यहाँ पर चंद्रमा गुरु लिखा है, इसकी जगह पे दूसरा कोई होता तो यहाँ पर क्या होता? इसमें क्या होगा, देखिए अब गुरु की जगह में यहाँ बैठ गया है शनि, बैठ गया मान लीजिए। अब देखिए शुभ ग्रहों की मात्रा अधिक है तो इसमें जो 100% रिजल्ट होगा तो उसमें हम क्या कहेंगे, बुध का भी हम डिग्री चेक करेंगे कितने डिग्री में बैठा है, शुक्र कितने डिग्री में बैठा है, गुरु भी कितना डिग्री में बैठा है, हम ये चेक करेंगे। वो 12 से 18 अंश के बीच में होगा, युवा अवस्था में होगा तो शनि बैठने से भी उतना अच्छा परिणाम देने में वो सामर्थ्य होगा। ग्रह कितना बलशाली है हमें वो चीज जरूर देखना होगा, ठीक है। अच्छा जी गुरु जी, ग्रहों का मतलब बलशाली देखना जरूर पड़ेगा। हाँ, ग्रहों का बल, ग्रहों की जो अवस्थाएं पड़ी हैं वो बल देखिए आप, ग्रहों की जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था उसको चेक करिए। लग्न जो है कितना बलशाली है, 0 से 6 डिग्री में है, 6 डिग्री है लग्न मान,
या 24 या 30 डिग्री तो नहीं, वो कमजोर माना जाएगा। तो लग्न भी जी, जी, कितना जी। बैठा, ये सारा चीज देख करके आप प्रैक्टिस करिए, धीमे धीमे अभ्यास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये लग्नाधि योग कैसे बनेगा? चतुर्थ भाव में पाप ग्रह न बैठे हो और लग्न से छठे 6, 7, 8 में शुभ ग्रह बैठे हो, और ये जो ग्रहों का अंश बल हो तो श्रेष्ठ कहेंगे। अगर अंश बल कम ही हो तो फल जो होगा उसी अनुरूप आप फल कथन कहेंगे, उसी अनुसार आप आकलन लगाएंगे। तो ठीक है, समझ में आ गया लग्नाधि योग चंद्राधि योग के बारे में। जी गुरुजी। लग्नाधि योग का इसका फल क्या है? तो लग्नाधि योग का फल हम ये जानेंगे, जिस मनुष्य का जन्म लग्नाधि योग में होता है वह बहुत शास्त्रों का रचने वाला, विद्या से विनीत, बहुत बल का अधिकारी, मुख्य, निष्कपट, महात्मा एवं में यश गुणों, वित्त गुणों से युक्त होता है। अर्थात आप ऐसा कहेंगे शुभ ग्रह के से ये बन रहा है, तो शुभ ग्रह क्या? बुध वाणी का कारक है, गुरु ज्ञान का कारक है, सूर्य शुक्र भौतिक सुख का कारक है। ये तीनों से व्यक्ति युक्त होगा तो व्यक्ति श्रेष्ठ होगा, आप ऐसा ही समझ लीजिए। फल रटने की आवश्यकता नहीं है, जैसा लिखा है वैसा नहीं। आप बुध किसका कारक है? वाणी का कारक है, विवेक का कारक है, वाक शक्ति का कारक है, ठीक है। शुक्र भौतिक सुख का कारक है, पत्नी का कारक है, आप उससे व्यक्ति संपन्न होगा कहिएगा। गुरु ज्ञान का कारक है, सुख का कारक है, उससे व्यक्ति सुखी होगा। आपको ऐसा फल कहना है चंद्राधि योग में भी और आपको लग्नाधि योग में भी। तो इस प्रकार चौथे से घर पे आपने मुख्य जी गुरुजी, मुख्य रूप से चौथे जो भाग है, चौथा भाव जो है उस पे विशेष ध्यान देना कि वो पाप ग्रह से युक्त ना हो, बस। हाँ, लग्नाधि योग में तो चौथा भाव है, चौथा भाव भूमि वाहन मकान इत्यादि योग का होता है, माता का होता है। शुभ भाव है तो वहां जो है पाप ग्रहों का स्थिति ना हो। लेकिन पाप ग्रह चौथे घर में बैठा हो, उच्च का हो, मूल त्रिकोण का हो, स्वराशि का हो तो अच्छे परिणाम देंगे, गलत परिणाम नहीं देंगे, ये भी नोट करना है। कोई भी भाव में देखिए, हमेशा पराशर जी का एक सिद्धांत क्या है कि उच्च का हो, चाहे पाप ग्रह हो, उच्च का, स्वराशि का और मूल त्रिकोण का, जहां अशुभ परिणाम बताया गया है वहां अशुभ परिणाम नहीं देगा। कोई भी व्यक्ति अपने घर में कभी भी खराब नहीं करता है, समझ लीजिए, ठीक है। जो चतुर्थ भाव में पाप ग्रह नहीं हो तो उसमें एक सूत्र जरूर लगा लीजिएगा। अगर पाप ग्रह बैठा हो उच्च का, स्वराशि का, मूल त्रिकोण का, तो वो अच्छा परिणाम ही देगा, गलत परिणाम नहीं देगा। तो यहाँ अब हमने क्या जाना था? सुनफा अनपा दुर्धरा योग जाना था। अभी हमने चंद्राधि योग जाने, अब चंद्र मंगल की युति के बारे में जानेंगे, अमला योग, केमद्रुम, सकट योग, गजकेसरी योग के बारे में जानेंगे। तो विशेष करके दुर्धरा योग कैसे बनता है इस विषय में हम चर्चा करेंगे। दुर्धरा योग अर्थात चंद्रमास, ये दुर्धरा योग भी कल पढ़ाई हुआ था ना, चंद्राधि योग ये भी अभी हो गया, चंद्राधि योग 5 नंबर। अब ये जो है चंद्र मंगल का योग, अर्थात चंद्र मंगल, चंद्र और मंगल की युति या दृष्टि से प्रभावित हो तो चंद्र मंगल योग होता है। इस योग में जन्मजात जो जातक होता है वो धनवान शूरवीर होता है, और ये व्यक्ति अभिमानी वो चीज का होता है, मद्य से क्रय विक्रय करने वाला, अर्थात शराब का क्रय विक्रय करने वाला, या असंवैधानिक प्रकार से जो है वस्तुओं के कम रेट में खरीद करके अधिक रेट में बेचना, ऐसे करते हैं ना, प्रॉपर्टी डीलर इत्यादि, कम भाव में खरीद के बेचना, खरीद फरोख्त करते हैं। दूसरों को ठगने की कला, वस्तुओं चोरी छुपे अधिक मूल्यों में बेचने वाला, और यहाँ तो स्त्रियों का क्रय विक्रय भी है, ऐसा लिख दिया है। दुष्ट स्वभाव का होता है, धन का आगमन होता है। यदि इन पर बृहस्पति, एक बात ये चीज है कि अगर चंद्रमा और मंगल के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं हो, पाप ग्रहों का दृष्टि हो, तो व्यक्ति गलत तरीके से धनोपार्जन करने वाला होगा, ये दिमाग में बिठा लीजिए। अगर चंद्र और मंगल का एक समय में युति हो, परस्पर दृष्टि संबंध बन रहा हो, पाप ग्रह उसमें देख रहे हो, तो व्यक्ति गलत तरीके से पैसा कमाने वाला होगा, दूसरों को लूटने वाला होगा, दूसरों को ठगने वाला होगा, दलाली होगा, इस प्रकार से कमाने वाला होगा।
लेकिन चंद्र और मंगल के ऊपर शुभ ग्रहों की युति हो अथवा दृष्टि होगी तो नकारात्मक फल नहीं होगा, वो सकारात्मक ही फल होगा, क्योंकि कहा है गुरु पूर्ण दृष्टि नानिष्ट फलदः, अर्थात शुभ ग्रहों की पूर्ण दृष्टि अनिष्ट फल देने में बाधा उत्पन्न कर देते हैं, अर्थात वो शुभ फल देने वाले होते हैं, ऐसा हमें जानना चाहिए। ठीक है। अब अमला योग कैसे बनता है? तो अमला योग कैसे बनता है? यह योग तब बनता है जब कुंडली में लग्न अथवा चंद्र से दशम भाव में कोई शुभ ग्रह हो, तब यह शुभ ग्रहों के अर्थात शुभ ग्रहों की और अशुभ ग्रहों की दृष्टि से भी मुक्त होना आवश्यक है। इस ग्रह को शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो अच्छी बात है, और अशुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं होना चाहिए। अब उदाहरण के तौर पर हम जाने, जैसे कि ये कुंडली है, ये लग्न से दशम भाव या चंद्रमा लग्न में बैठा है, चंद्रमा से दशम भाव आप जान लीजिए, या लग्न से दशम भाव। ठीक है, तो यहाँ लग्न से भी दशम भाव यही पड़ रहा है, चंद्रमा से दशम भाव भी यही पड़ रहा है। तो ये दशम भाव जो है, चंद्रमा से दशम में कोई शुभ ग्रह हो, यहाँ शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह में हमारे आते हैं गुरु, शुक्र और आपका बुध, शुभ ग्रहों के साथ युति हो, और पूर्ण कला युक्त चंद्रमा, ये चार शुभ ग्रह अगर लग्न से बैठे हो, ये चार ग्रह या चंद्रमा से ये तीन ग्रह गुरु शुक्र बुध बैठे हो, उसको पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं हो, पाप ग्रहों की युति नहीं हो, कर्तरी दोष नहीं बन रहा हो, तो ये अमला योग बनेगा। ठीक है। अर्थात कुंडली में लग्न अथवा चंद्रमा से दशम भाव में कोई शुभ ग्रह हो, उस शुभ ग्रह को अशुभ ग्रहों की दृष्टि से भी मुक्त होना आवश्यक है। ऐसा जातक होता है, एक शुद्ध अमला योग जातक को 100 वर्षों तक उसका जो है इस देश में लोकप्रिय होता है, उसका यश कीर्ति 10 दिशाओं में फैलती है, ऐसा हमें जानना चाहिए। शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार इस योग में जन्म जातक राजा के द्वारा सम्मानित होता है, वह शक्ति संपन्न होता है और पवित्र, दयालु, धर्म परायण एवं दूसरों की सहायता करने वाला व्यक्ति होता है, कोमल हृदय का होता है, ऐसा हमें जानना चाहिए। लग्न से दशम भाव में शुभ ग्रह बैठे हो या चंद्रमा से दशम भाव में शुभ ग्रह बैठे हो, वो नीच का ना हो, शत्रु राशि का ना हो, पाप ग्रहों के साथ युति ना हो, पाप ग्रहों का दृष्टि ना हो, तो अच्छा परिणाम देगा। उच्च का होकर के बैठा हो, मूल त्रिकोण का होकर के बैठा हो, स्वराशि का होकर के बैठा हो, मित्र राशि में होकर के बैठा हो, तो अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन वो जो है नीच का राशि में हो, शत्रु राशि में हो, तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अर्थात जो शुभ फल होगा उसमें कमी आएगी। योग तो बनेगा अमला योग, लेकिन वो श्रेष्ठ नहीं होगा। अब आप ये अमला योग बन रहा हो, जैसे कि चंद्रमा से दशम भाव में शुभ ग्रह बैठे हो, ठीक है, लेकिन नवमांश कुंडली में भी जाकर के चेक करिएगा, वो नीच का नहीं हो रहा है, शत्रु राशि में नहीं बैठा है, या आपका ऐसी स्थिति बन रहा है, तो वह श्रेष्ठ योग का फल जो है उसे प्राप्त नहीं होगा। अगर कुंडली में वो लग्न कुंडली में आप चेक करेंगे तो आपका शत्रु की राशि में भी बैठा, लेकिन नवमांश कुंडली में देखेंगे वो उच्च का हो, मूल त्रिकोण का हो, वर्गोत्तम हो, ये जानना चाहिए को चारों तरफ जो है अवलोकन करना चाहिए। अब केमद्रुम योग के बारे में बताते हैं। यदि सूर्य को छोड़कर कह रहे हैं कि चंद्रमा से द्वितीय भाव और द्वादश भाव में कोई ग्रह हो, तो कोई ग्रह नहीं होता है तो केमद्रुम योग बनता है। तो अर्थात चंद्रमा से द्वितीय भाव और द्वादश भाव में चंद्रमा बैठा हो, द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं हो सूर्य को छोड़ करके, और द्वितीय भाव में, इसमें राहु केतु को भी छाया ग्रह होने के कारण इसको ग्रहण नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर होता है तो उसको केमद्रुम योग कहते हैं। ये केमद्रुम योग होने से क्या होता है, मन जो होता है
कमजोर पड़ जाता है, साहस की कमी आता है व्यक्ति के जीवन में। कोई भी कार्य करने के लिए मन का मजबूत होना परम आवश्यक है। कहा भी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन से ही व्यक्ति क्या होता है कि जीतता है और हारता भी है। जैसे कि महाभारत युद्ध में अर्जुन का मनोबल गिरा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दे करके उनका मनोबल जैसे ही उन्होंने बढ़ा दिया, हारा हुआ युद्ध भी उन्होंने जीत लिया। इसलिए मनोबल कितना श्रेष्ठ होगा व्यक्ति कुंडली में, तो चंद्रमा का जरूर अवलोकन करना चाहिए। गुरुदेव, केंद्र में दोष बन रहा हो तो इसका उपाय क्या है, यदि किसी कुंडली में बन रहा हो तो? किसी कुंडली में बन रहा हो तो चंद्रमा के लिए चंद्रमा का जप कराए, भगवान शंकर जी की आराधना करें। ठीक है, चंद्रमा का मोती भी जो धारण कर सकते हैं गुरुदेव? हाँ, मोती भी धारण कर सकते हैं, या खिरकिनी का जड़ जो होता है वो चंद्रमा का जड़ी बूटी होता है। ठीक है, उसको आप जो है जितना चंद्रमा का जप संख्या है 1000 जप करके 1000 जप करने के बाद एक माला से हवन करके मार्जन तर्पण करने के बाद वो खिरकिनी का जड़ और चंद्रमा का यंत्र होता है, वो यंत्र अंक होता है, वो अंक लिख करके भोजपत्र में और भस्म उसमें डाल करके उसको फिर चांदी में बना करके धारण करने से दोष समाप्त होता है। और भगवान शंकर जी का नित्य आराधना करें, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करके भगवान शंकर जी को जल चढ़ाएं। ठीक है, विशेष लाभ होगा, शंकर जी का जरूर आराधना करनी चाहिए। अब ये गुरुजी, इसको कैमद्रुम योग को दारिद्र्य योग भी बोलते हैं। हाँ, केमद्रुम योग को दरिद्र योग भी कहते हैं। जी गुरुजी। व्यक्ति राजा के घर में भी जन्म होता है तो व्यक्ति दरिद्र ही रहता है। कहते हैं पैतृक संपत्ति जो प्राप्त होता है ना, प्राप्त हो, लेकिन अपने बलबूते पर अधिक धनोपार्जन करने में वो असमर्थ हो जाता है, ऐसा बताया गया है। अब ये बात जरूर देखना है, चंद्रमा वृश्चिक राशि का न हो। वृश्चिक राशि का होता है तो व्यक्ति का स्थिति और ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में परम नीच का हो जाता है और वृष राशि में उच्च का होता है। तो उच्च के होते हैं तो अच्छे परिणाम होंगे, ज्यादा खराब परिणाम नहीं होगा। लेकिन शत्रु राशि में बन रहा हो, वृश्चिक राशि में बन रहा हो, नीच राशि में बन रहा हो, तो सबसे मतलब खराब परिणाम बताया गया। अब यहाँ बताया, सूर्य को छोड़कर चंद्रमा से द्वितीय द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं होता है तो केमद्रुम योग होता है। इस योग दुर्योग है जो जातक को दरिद्र, दुष्ट, कठोर एवं संताप युक्त बनाता है। पराशर एवं प्रेतुषस कहता है कि इस योग में जन्मा जातक कोई राजा ही क्यों ना हो, वह भिखारी हो जाता है। अर्थात भिखारी का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि जैसे कि राजघराने में पैदा हो, भिखारी नहीं, वो क्या कि हृदय से भिखारी जैसा होगा। या आप ऐसा कह सकते हैं कि वो व्यक्ति का पैतृक जो संपत्ति उससे आगे बढ़ा नहीं पाता, उसी संपत्ति को उड़ाने वाला होगा, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, जातक भरणम के अनुसार इस योग में जन्म जातक निर्धन परिवार या घर से हीन और दूर प्रदेश में निवास करता है। अर्थात ऐसे व्यक्तियों का क्या होता है, चंद्रमा अच्छा नहीं होने के कारण व्यक्ति का बंधु बांधव भी अच्छे नहीं होंगे, ये बात ध्यान दीजिए। जिसका मन परिहार भी हो जाता है गुरुदेव? क्या इस दोष का परिहार भी हो जाता है? परिहार भी होता है, भंग भी होता है, वो भी जाननी है, रुकिए। अब देखिए, केमद्रुम योग भंग कब होता है, जब चंद्रमा को शुभ ग्रहों की पूर्ण दृष्टि हो तो केमद्रुम भंग हो जाता है। ठीक है, अगर देवगुरु बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो चंद्रमा को, या शुक्र पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो, तो ये भंग हो जाएगा। अब ये समाप्त होते हैं जब चंद्रमा अथवा लग्न से केंद्र में जो है, यदि चंद्रमा अथवा केंद्र लग्न से केंद्र में ग्रह हो, अर्थात चंद्रमा केंद्र में ऐसा स्थिति बन रहा हो तो भी भंग हो जाएगा, कह रहे। यदि चंद्रमा अथवा लग्न से केंद्र में ग्रह हो, चंद्र जहां बैठा हो, चंद्र से चौथे, सातवें, 10वें घर में अगर ग्रह बैठे हो, या लग्न से 4, 7, 10वें घर में ग्रह बैठे हो, तो केमद्रुम दोष भंग हो जाता है, ऐसा बताते हैं। फिर कह रहे हैं, चंद्रमा किसी ग्रह की युति में हो, वो तो युति में होगा तो भंग हो जाएगा। मानसागरी के अनुसार चंद्रमा को शुभ राशि में बुध, शुक्र या बृहस्पति के साथ होना चाहिए। या ये कह रहे हैं कि चंद्रमा का युति जो है
आपका बुध शुक्र और बृहस्पति के साथ होने पर भी भंग हो जाएगा, तो भंग हो ही जाता है। यदि चंद्रमा लग्न से केंद्र में हो तो यह योग प्रभावहीन हो जाएगा। कह रहे हैं कि चंद्रमा लग्न से केंद्र में हो, अर्थात लग्न से केंद्र में ऐसा योग बन रहा हो, मान लीजिए चतुर्थ भाव में लग्न में बन रहा हो, सप्तम में बन रहा हो, दशम में बन रहा हो, तो भी ये योग जो होगा भंग ही हो जाएगा, अर्थात प्रभावहीन हो जाएगा, ऐसा जानना चाहिए। तो समझ में आ गया केमद्रुम भंग कैसे होता है। यदि चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा हो केंद्र में और केमद्रुम दोष बन रहा हो तो वो भंग हो जाता है गुरुदेव में। जी जी, केंद्र में बना हो तो भंग हो जाएगा, ऐसा बता रहे हैं, प्रभावहीन हो जाता है। लग्न से केंद्र में ग्रह बैठे या चंद्रमा से केंद्र में ग्रह बैठने पर भी भंग होगा, और शुभ ग्रहों की पूर्ण दृष्टि हो के ऊपर तो भी केमद्रुम दोष भंग हो जाता है। गुरुजी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो और उस पे शनि की भी अगर दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वो भंग ही माना जाएगा। जी गुरुजी। ठीक है। अब दूसरा सकटा योग। सकटा योग कहते हैं, सकट कहते हैं जो है, अब ये एक अच्छा अशुभ योग है सकट योग। सकट के सकटासुर आपने जो महाभारत युद्ध में, महाभारत बोले श्री कृष्ण को मारने के लिए आया था, अर्थात बैलगाड़ी में बैठ करके आएगा, अर्थात ये धीमे धीमे जो है व्यक्ति को उन्नति होने नहीं देता है। तो ये सकट योग कैसे बनता है, आइए जानते हैं। तो सकट कहते बैलगाड़ी को भी कहा जाता है। यदि चंद्रमा से द्वादश षष्टम त्रिक भाव में, अर्थात हम ये कहें कि चंद्रमा से त्रिक भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठा हो तो सकटा योग होता है। ठीक है, त्रिक भाव का तात्पर्य 6, 8 और 12 भाव में, चंद्रमा से 6, 8, 12 भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठने से गुरु कमजोर होने के कारण सकटा योग होता है। सकटा योग को भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इसके कारण जीवन वृत्ति, अर्थात जीवन वृत्ति जो है, जीविकोपार्जन बैलगाड़ी के समान धीरे धीरे हिचकोले खाती हुई चलती है। जातक को जीवन वृत्ति उतार चढ़ाव से भरी होती है, अर्थात कभी भाग्य की हानि होती है और कभी पुनः प्राप्ति होती है। तो जातक का जीवन समस्याओं, दरिद्रता और परेशानियों से ग्रस्त होता है, इसलिए इसको सकट योग कहा है। चंद्रमा से त्रिक भाव में ग्रह बृहस्पति नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, जैसे कि चंद्रमा बैठा है पंचम भाव में। अब चंद्रमा से गिनने पर केंद्र में अगर बृहस्पति होगा तो गजकेसरी योग बना देगा। फिर चंद्रमा से त्रिक भाव में बैठेगा तो सकट योग बना देगा। ठीक है, चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति होगा तो क्या योग बनेगा, गजकेसरी योग बनेगा। तो केंद्र भाव चंद्रमा से कौन कौन से आएंगे, 1, 4, 7 और 10। ठीक है, ये अगर चंद्रमा से, अब देखिए 1, 2, 3, 4, यहाँ बृहस्पति बैठा हो, 5, 6, 7, यहाँ बैठा हो, 8, 9, 10 यहाँ बैठा हो, तो आपको ये गज केसरी योग बना देगा। गज का तात्पर्य हाथी, केसरी का तात्पर्य होता है सिंह, अर्थात व्यक्ति को राजा बना देता है, अर्थात श्रेष्ठ विद्वान बना देता है, लीडरशिप करने वाला बना देता है, समाज में प्रतिष्ठावान व्यक्ति बना देता है। और चंद्रमा से त्रिक भाव में 6, 8, 12 भाव में बैठेगा तो सकट योग बना देगा, अर्थात ये भी एक तरफ से परेशानियां जीवन में देने वाला, समस्या देने वाला, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव को देता है, ऐसा हमें जानना चाहिए। अब यहाँ कह रहे हैं आगे, और चंद्रमा से छठे भाव में बृहस्पति होने पर सकट योग होता है, लेकिन यदि इनमें कोई एक अथवा दोनों ही उच्च अथवा स्वग्रही हो तो सकट योग भंग हो जाता है। अब इसका एक जो बात ये जरूर ध्यान रखें कि चंद्रमा से त्रिक भाव में ग्रह जो चंद्रमा और बृहस्पति ये उच्च का होकर के बैठा हो, ठीक है, स्वग्रही होकर के बैठा हो और मूल त्रिकोण का होकर के बैठा हो, तो ये योग भंग हो जाता है, फिर मुक्ता योग हो जाएगा। ये फिर व्यक्ति को जीवन में ऊंचाइयों को देने वाला होगा, उन्नति को देने वाला होगा, समाज में प्रतिष्ठा देने वाला होगा, तरक्की होगा जीवन में, ऐसा जानना
चाहिए। बस ये सकट योग में ये रिजल्ट जरूर देखना है कि जो 6-8 बार में जो योग बन रहा हो, ये आपका उच्च का न हो, स्वराशि का न हो, मूल त्रिकोण का न हो, मित्र राशि पर होने पर भी भंग हो जाता है। ये इतना ख्याल नहीं हो भाई। इसमें नीच का ना हो, शत्रु राशि का हो, तो ये जो है शुभ परिणाम को देने वाला होगा। उच्च स्वराशि और मूल त्रिकोण का होगा तो ये फिर भंग हो जाएगा सकट योग, और ये मुक्ता योग परिणाम में हो जाएगा, अर्थात मुक्त योग हो जाएगा। तो मुक्त योग होता है जो जाति ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला होता है। लग्न से अष्टम भाव में स्थिति बृहस्पति पैतृक धन देता है, आयु की वृद्धि कराता है। लग्न से अष्टम भाव में स्थिति बृहस्पति की पैतृक और धन भाव में पूर्ण दृष्टि से देखता है, ठीक है, तो आयु में वृद्धि करता है। चंद्रमा से सप्तम भाव में स्थित बुध यश के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन मानसिक शांति के लिए अशुभ होता है। षष्ठम भाव में स्थित शुक्र सुख देता है, विशेषकर शयन कक्ष का सुख देता है, ठीक है। और सप्तम भाव में कलात्मक रुझान एवं अष्टम भाव में पैतृक धन एवं दीर्घायु देता है। तो अनुभव में यह देखा गया है कि यदि कुंडली में अन्य शुभ योग होते हो तो यह योग के अशुभ परिणामों में न्यूनता आती है, अर्थात कुंडली में अन्य अन्य प्रकार के योग बन रहे हो, उसमें सकट योग भी बन रहा हो, तो जो है कि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है, ये कम परिणाम देने वाला होगा और उधर से शुभ परिणाम उसे प्राप्त होकर के ये जो है दोष में कमी आ जाएगी, ऐसा जानना चाहिए। अब कह रहे हैं गोचर में चंद्रमा का बृहस्पति से अशुभ भावों के गोचर के समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह सुखद समय नहीं होता है। तो गोचर में जब चंद्रमा से बृहस्पति का गोचर जो अशुभ भावों में होते हैं तो अच्छा परिणाम नहीं देंगे, अर्थात जन्म राशि से हर व्यक्तियों का 12 राशि होते हैं, तो बृहस्पति का गोचर अशुभ गोचर जो बताया गया है, उस अशुभ गोचर में बृहस्पति के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। उस समय व्यक्ति को जो बड़ा बड़ा बिजनेस, कल कारखाना इत्यादि जो अच्छे अच्छे कार्य करना चाहते हैं तो वैसे समय से बचना चाहिए। फिर गज केसरी योग के बारे में अभी आपको बता दिया। गज केसरी योग फल दीपिका के अनुसार चंद्रमा बृहस्पति से केंद्र में स्थित हो तो गज केसरी योग होता है। बहुत से ज्योतिषियों के ग्रंथों में यही योग को गज केसरी योग भी कहा जाता है। इस योग में जन्म जातक शेर की भांति अपने शत्रुओं को नाश करने वाला ऐसे व्यक्ति का अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण होता है और वह किसी भी विषय पर गंभीरता पूर्वक अधिकार पूर्ण व्याख्यान देने वाला विद्वान होता है। राजाओं से सम्मान पाने वाला, ऐश्वर्यवान, स्वाभाविक तेज वाला, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और यशस्वी होता है। तो इसमें एक फल दीपिका में थोड़ा सा किस प्रकार से बताया गया है, तो चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में हो, केवल शुभ ग्रहों से ही दृष्ट हो, अस्त न हो, नीच नहीं हो, शत्रु राशि में नहीं हो, तो गज केसरी नामक योग श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। नीच का हो, शत्रु राशि में हो, तो ये अच्छा परिणाम देने में असमर्थ होगा। तो जब श्रेष्ठ परिणाम गुरुजी गज केसरी योग हमेशा बनता है कि सिर्फ एक ही बार बनता है? वो कुंडली में जो है वो हमेशा के लिए ही बनता है। चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो, जहां चंद्रमा बैठा हो, चंद्रमा से एक चंद्रमा के साथ बृहस्पति बैठा हो, या चंद्रमा से चतुर्थ में बैठा हो, चंद्रमा से सप्तम में बैठा हो, या चंद्रमा से दशम में बैठा हो, तो ये जो बृहस्पति जो बैठा हो तो उच्च का होकर के बैठा हो, मूल त्रिकोण का होकर के बैठा हो, स्वराशि का होकर के बैठा हो, मित्र राशि के होकर के बैठा हो, पाप कर्तरी दोष नहीं बन रहा हो, बृहस्पति के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं हो, पाप ग्रहों की युति नहीं हो, तो 100% श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। तो इसमें फिर कंडीशन में परिणामों में घटते आएगा, जो पूर्ण रिजल्ट होगा उसमें फिर घटते आएगा। बृहस्पति के ऊपर युति हो पाप ग्रहों की या पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो परिणाम में कमी आ जाएगी। शत्रु राशि में हो या नीच राशि में हो तो फिर वो फलीभूत होने में असमर्थ होगा। वैसा हमें जानना चाहिए, ठीक है।
अब ये जी गजकेसरी गुरुदेव। योग बन रहा हो, अन्य कुंडली में चंद्रमा भी अच्छे पोजीशन में हो, बुध भी अच्छे पोजीशन में हो, गजकेसरी योग बन रहा, तो व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। तो आपको एक ही विषय को लेकर के 100% नंबर नहीं देना है। अब गजकेसरी योग बन रहा है, उसका आकलन करिए। कुंडली में अन्य प्रकार के राजयोग तो नहीं बन रहा है, उसका भी आकलन करिए। चंद्रमा का स्थिति क्या है वो भी देख लीजिए, उच्च का है, मूल त्रिकोण का है, स्वराशि का है, क्या किस प्रकार के संबंध बना रहे हैं, स्थान संबंध, युति संबंध, दृष्टि संबंध, स्थान युति संबंध, कैसे योग बन रहा है, वो भी अन्य ग्रहों का भी हमें आकलन करना चाहिए। तब जाके हमको पूर्ण फल कथन तभी कहना है। सभी का पॉइंट हमको लिख लेना है। तो फिर कहते हैं कि मेधावी होता है व्यक्ति, धनवान, गुण संपन्न और राजा का प्रिय होता है। और मतांतर से इस योग के लिए चंद्रमा को शुक्ल पक्ष की और बृहस्पति को चंद्रमा से चतुर्थ दशम भाव में। अब ये जो चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में स्थिति बताया गया है, अब ये चंद्रमा उच्च का हो, मूल त्रिकोण का हो, स्वराशि हो, मित्र राशि से बन रहा हो, चंद्रमा पाप ग्रहों से युति न हो, दृष्टि नहीं हो, चंद्रमा पीड़ित होगा तो रिजल्ट में कमी आएगी। ठीक है, तो हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। अब पाप ग्रह पीड़ित होगा तो हम 100% फल नहीं कहेंगे, उसमें फल कथन में हम कमी कहेंगे, नंबर की कटौती जरूर करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? जी गुरुजी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा अभ्यास करेंगे, 1-2 मिनट में कटने वाला है, फिर चर्चा करेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं मतांतर से इस योग के लिए चंद्रमा को बलि होना चाहिए, अर्थात पूर्ण कला युक्त हो, बृहस्पति चंद्रमा से चतुर्थ दशम भाव में स्थिति होना चाहिए तथा केवल वृषभ, मीन, कुंभ और धनु राशियों में ही बनता है इस योग के शुभ परिणाम। तो इस योग के शुभ परिणाम क्यों कहा है? चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है, मीन राशि में स्वग्रही होता है, और कुंभ राशि जो है, कुंभ राशि के जगह में यहाँ जो है आपका कुंभ राशि भी दिया है, और धनु राशियों में ही बनता है। इस योग में शुभ परिणाम चंद्रमा और चंद्रमा से संबंधित ग्रहों की दशा में प्राप्त होता है। एक अन्य मत के अनुसार ये कुंभ राशि के जगह में मिथुन राशि जो होता है वो शुभ राशि में अगर शुक्र की राशि में बन रहा हो तो भी अच्छे ही परिणाम देंगे, क्योंकि वो शुभ ग्रहों की राशि में बन रहा हो, शत्रु राशि भी क्यों ना हो, तो भी थोड़ा सा परिणाम अच्छा ही मिलेगा आपको। चंद्रमा से संबंधित